नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। वरिष्ठ नागरिकों के कार्यक्रम सीनियर सिटीजन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम उन आवाजों और अनुभवों को साझा करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को अपने ज्ञान, प्यार और कहानियों से समृद्ध किया है। चाहे वो उनके जीवन के अनुभव हो, बहुमूल्य सलाह या बस एक दूसरे से जुड़ने की बात हो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे काईमाई विलेज, तिराप डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त शिक्षक यानी रिटायर्ड टीचर श्री वांगसे होसाई से। श्री होसाई न केवल अपने शिक्षण कार्य के लिए बल्कि अपनी लोक कथाओं और कहानियों के लिए भी जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके और उनके शिक्षा के बारे में और भी बहुत कुछ। होसाई जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। Thank you very much. I'm very excited here for being a part of this program. First of all, let me introduce myself. I am Wangsei Hosai. Sometimes I write Hosa. My title spelled as Hussa. So they are same. Hosai or Hosa are the same person. अर्ली एज में जो आपके जो स्कूल एजुकेशन हुई थी, कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी? I was born in Kaimai village in a Nokte society situated in Tirap district, Arunachal Pradesh. My parents were Kisan, that is a farmer. जी। They were illiterate. They even didn't know Hindi, English. My father could speak broken Assamese only. So they were innocent. I mean illiterate. Though illiterate, my father was some clever and wise man. उस समय बचपन था तो एल्डर सिस्टर 3 एल्डर सिस्टर था जी। एल्डर सिस्टर थे और 3 यंगर 2 ब्रदर और 1 सिस्टर। मैं तो चौथी वाला हूँ। ओके। आई एम द फोर्थ चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। जी जी। चौथी भी ये व्हाट डू आई से बच्चा है। तो मेरा बचपन का टाइम में तो बहुत बैकवर्ड और वहाँ में तो तब तो स्कूल भी नहीं था। स्कूल 1949 के ही स्टैब्लिश हुआ था। जी जी। 1949 जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1 ईयर इंडिपेंडेंस। तो मैं कौन सा ईयर में जन्म हुआ था उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसमें अभिलेख नहीं है, क्योंकि ऐसे माय पेरेंट्स वे आर इलिटरेट, दे डिडंट कीप एनी रिकॉर्ड। ओके। बट दैट स्टिल अनुमानिक पर्सन पे मैं रखा है 1938। तो इस तरह से मैं अबाउट जब मैं 10 इयर्स था तब इस स्कूल में क्लास 1 में ज्वाइन किया। आजकल 10 इयर्स काफ़ी मैच्योर होता है। जी जी। बच्चे काफ़ी मैच्योर, काफ़ी मेंटली मैच्योर हो गया था। जी जी। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त तो आप ऐसा है से क्लास 1 नहीं, एलकेजी में ज्वाइन किया था जब मैं 9 to 10 इयर्स था। फिर भी मैं पूरा कच्चा था, इमेच्योर जैसा, बच्चा जैसा। अभी आपने कहा कि आपके जो पेरेंट्स थे जो किसान थे, लेकिन आपको स्कूल में दाखिला दिलाया, आपको एडमिट कराया, तो उस वक्त जो आपके पेरेंट्स थे किस तरह से सपोर्ट करते थे कि आपको एजुकेशन मिलना है? माय फादर वाज डिस्पाइट ही वाज इलिटरेट बट ही वाज इंटेलिजेंट और नया सोच रखने वाला व्यक्ति थे, इसलिए मुझे, और ही वाज वेरी अवेयर ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में वो बहुत शौक था, वो इंटरेस्टेड था। दैट्स व्हाई हमेशा हमको एनकरेज करता था। जी। स्कूल तो हमारा घर से तो 1/2 किलोमीटर जैसा। ओके ओके। ये भी फादर ने कभी कभी जब मेरा छोटा का टाइम में स्कूल तो एस्कॉर्ट करके ले गया था, और ही विजिटेड टीचर्स टाइम टू टाइम। वो कोऑपरेटिव था माय फादर, टीचरों के साथ भी वो मिलते जुलते थे, और टीचर भी हमारे घर पे आते जाते थे, ऐसा रिलेशन बिल्ड करता था। तो इसी तरह मेरा पिताजी बहुत एनकरेज किया था। ये जानना चाहते कि उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था या अब का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या फर्क आप महसूस करते हैं, देखते हैं? ऐसा तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन उस समय टीचर्स एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत डीप था। आजकल इतना क्लोज नहीं है। पहले बहुत, खास करके टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था।
जी। वो अच्छा लगता है जी। तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप टीचर बने तो टीचर बनने के बाद आपने जो डिफिकल्टीज फेस किया, चैलेंजेस फेस किए, वो क्या क्या थे? इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। आई वॉज विलिंग टू हैव फॉर एजुकेशन लेने के लिए मेरा शौक था और इंटरेस्टेड था। लेकिन हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये है पॉलिसी है वो दूसरा किस्म का था। देन आई हैव बीन precisely pushed to undergo teachers training course. That meant by forcibly जी। ऐसा था। इसीलिए टीचर्स ट्रेनिंग में चले गए और more than 1 year टीचर ट्रेनिंग लेने के पश्चात जूनियर टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट मिला। जी सर। At that time, this was very different than today. I was placed at the lowest category of payment at that time. My monthly basic pay was fixed at only ₹60. Today, people will take it as if a fairy tale. So it is beyond imagination. There's a changing like it. But thankfully, items of basic needs like household commodities available at the minimum rates. ओके। That was the matter of relief for जी। us. उस वक्त जब आपके गांव वालों को, आपके कम्युनिटी को मालूम चला कि मिस्टर होसाई टीचर बन गए, तो गांव वालों का जो रिएक्शन था, उनका ओपिनियन था, किस तरह का था सर? Very much positive. While I was a teacher at that time, हमारा कम्युनिटी में भी और हमारा डिस्ट्रिक्ट में ही गवर्नमेंट नौकरी के नाम से दूसरा डिपार्टमेंट में नहीं मिला था। आजकल पुलिस में, आर्मी में, फौजी में और दूसरा डिपार्टमेंट में भी ये कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट निकला है। लेकिन उस वक्त ओनली टीचर ही था। समझता हूँ हमसे इंस्पायर मिला। जी। इसीलिए टीचर का नंबर मैक्सिमम टीचर ही था। जितना गवर्नमेंट नौकरी में थे टीचर ही थे। सर जब हम उस समय की बात करते हैं तो जब बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनको स्कूल जाने नहीं देना चाहते थे, ऐसा माना जाता है, तो किस तरह का सिचुएशन था उस समय में? तकलीफ तो था जी, मुसीबत तो था। फिर भी आस्ते आस्ते लोग को एजुकेशन का वैल्यू, इम्पोर्टेंस का बारे में जब मालूम हुआ तो घर वाले अपना बच्चे को स्कूल में भेजना शुरू किया। ऐसे तो शुरू में तो बहुत तकलीफ नहीं था जी, तकलीफ था। और इसको देखते ही गवर्नमेंट ने अपने आदमी को टीचर बनाने के लिए ये पॉलिसी हुआ था। इसीलिए हमको फर्दर एजुकेशन नहीं दिला के हमको जबरदस्ती टीचर पोस्ट में बिठा दिया था, सो दैट वी कैन मेक themselves interested towards learning or towards going to school. ऐसे मैं सोचता हूँ ये गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा तो खराब नहीं भी है फॉर सेक ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल्स। आप अपना तरफ से किस तरह से लोगों को बोलते थे कि हाँ अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें पढ़ाना है, किस तरह से आपने सजेशंस दिया, आपने एनकरेज किया पेरेंट्स को? यस राइट, वेरी राइट। मैं पहले कह चुका हूँ कि टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था और साथ साथ पेरेंटल कोऑपरेशन जिसको कहते हैं वो भी बहुत अच्छा था। पेरेंट्स के साथ भी हम लोग बहुत मिलते जुलते थे। आई यूज्ड टू विजिट स्टूडेंट्स हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम, even at night time. In this way, I encourage them to send their children regularly to the school. बहुत लोग इसीलिए बहुत खुशी से अपने लड़के बच्चे को स्कूल में भेज देते थे। जी। तो सर ये तो बात हुई एजुकेशन की और टीचिंग की बात हुई। पर्सनल थोड़ा सा बात करते हैं सर, अब आपके दोस्तों के बारे में जानना चाहेंगे, अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछना चाहेंगे, तो आप किसे याद करते हो? किस तरह का आपका फ्रेंडशिप सर्कल था उस समय में सर? फ्रेंडशिप तो ज़्यादा तो टीचर सभी थे। ओके। फर्स्ट टाइम में तो वहाँ में जो एजुकेशन मीडियम एक असमीज मीडियम था, इसीलिए स्कूलों में सभी जितना टीचर था असमीज ही था और असमीज ट्राइबल। मच लेटर teachers from other states like UP, Bihar and others. Before that, there were only Assamese teacher and we, local teacher. तो सर एक दो दोस्त का नाम कुछ जो जिन्हें याद करते हैं, अभी कुछ नाम याद है आपको? नाम याद है जी सर, एक दो दोस्तों का नाम जानना चाहेंगे। DS गोगोई जी, बोल के भी एक तो असमीज टीचर था। DS गोगोई, RK फुकोन, भौराली, RK दत्तो,
and many other teachers. जी, ज़्यादातर जो टीचर्स का जो नाम है आपने जो लिया है वो सब आसाम के रहे हैं। तो सर अब जैसे अभी आपने कहा कि शुरुआत में जैसे एजुकेशन सिस्टम था, लैंग्वेज था, मीडियम था वो असमीज था, लेकिन धीरे धीरे बाहर के टीचर्स भी आने लगे, बाहर स्टेट्स के टीचर्स भी आने लगे। उस समय आपका जो ओपिनियन था किस तरह के, उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप क्या सोचते थे उस समय? आना ठीक ही था, कुछ खराब नहीं है, क्योंकि बाहर का जो रहन सहन, बाहर का जो लैंग्वेज कल्चर, वे भी हम लोगों के साथ आदान प्रदान करने के लिए चांस मिलता था। इट वेलकम स्टेप। सर तो ये तो आपका ओपिनियन होना, कुछ ऐसा कि उनका जो जब आते थे यहाँ पे क्या सोचते थे अरुणाचल प्रदेश के बारे में? उस समय अरुणाचल प्रदेश नहीं नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा के नाम से तो क्या सोचते थे वो टीचर्स? वैसे तो नेफा वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, अपना ही सोचता था। और वे लोग जब बाहर से जो आए थे पंजाब से भी, आपका बिहार, यूपी से जो स्पेशली टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, लेक्चरर एंड टीचर्स, ऐसा बाहर से जो आता था, वे लोग कंपल्सरीली असमी सीखना पड़ता था। क्योंकि हम लोग का वहाँ में असमी से ही जानता था, तो हम लोगों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट करने के लिए, हमें कम्युनिकेट करने के लिए जो सुविधा तो असमी से ही लैंग्वेज था। जो असमी लैंग्वेज नहीं जानता था उसको इंक्रीमेंट बंद कर देता। और एवरी टीचर असमी टीचर होने से भी नोक्ते, हम लोगों का भाषा जो है नोक्ते बोलते हैं हम, उस सीखना पड़ता था। जो नोक्ते हम लोगों का भाषा, हम लोग डायलेक्ट जिसको नहीं मालूम, नहीं जानता था, उसका एक्शन लिया था। इसका मतलब कि अगर आपको इंक्रीमेंट बढ़ाना है तो असमी सीखना पड़ेगा, नोक्ते भाषा भी सीखना पड़ेगा। कहता था क्या नहीं कहता था पता नहीं, लेकिन कहता था होगा। सोच से सर धीरे धीरे समय चेंज होते गया, जिस तरह से असमीज लैंग्वेज को धीरे धीरे हिंदी से फिर इंग्लिश से एजुकेशन सिस्टम में चेंज होते गए। तो अब आप क्या सोचते हैं? अभी तो मीडियम यहाँ हमारे यहाँ मीडियम चेंज थिंग 1969 और 1970 को चेंज इंग्लिश मीडियम आया है। वो तो गुड मूव, ये तो गुड स्टेप, क्योंकि वास्ट नॉलेज के लिए इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। ब्रॉड नॉलेज मिलने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। English is regarded as a very respected language. That's why altering the medium from Assamese to English is not bad. It's a good step. जब हम तिराप की बात करते हैं उस समय अनडिवाइडेड तिराप था। आज तिराप जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में बंटवारा हो चुका है। तिराप हुआ, चांगलांग हुआ, लोंगडिंग हुआ। तो अनडिवाइडेड तिराप की बात करते हैं तो आप सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं और क्यों याद करते हैं? Yes, अनडिवाइडेड था वहाँ पे चांगलांग, लोंगडिंग, तिराप पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट ही था। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ठीक ही है, और एक हेडक्वार्टर से एक कवर करना थोड़ा तकलीफ भी है, इसीलिए जगह जगह और डेवलप होना और ज़्यादा ये डिस्ट्रिक्ट ये एस्टैब्लिश करना अच्छा ही है। तो सर उस वक्त जब तिराप की बात करते हैं तो बहुत कहते थे कि तिराप जो है डिफिकल्ट एरियाज है, डिफिकल्ट एरियाज में से आता है। तो अब क्या सोचते हैं? डिफिकल्ट एरिया था, बहुत डिफिकल्ट एरिया था। गांव में स्कूल सब तो गांव में है, टाउन में तो इतना ज़्यादा नहीं है। हर एक विलेज में जो गांव है, गांव में ही हम टीच करते थे गांव का स्कूल में। मैं जितना साल आई वाज सर्विंग फॉर 37 ईयर्स। 37 ईयर्स को गाँव में ही 37 ईयर्स किया है। तो और जब गाँव में स्कूल में ट्रेवल किया था तो बहुत डिफिकल्ट था। रोड वहाँ में रोड नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, रेडियो नहीं था, पेपर नहीं था। आज तो टीवी और मोबाइल तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं था। कवरिंग सेवरल माइल्स थ्रू जंगल ट्रैक से ट्रेवल करता था। और वहाँ में जंगल था, बारिश का टाइम में और ज़्यादा मुसीबत में पड़ते थे। ऐसा डिफिकल्ट। और कभी कभी आउटपोस्ट में कभी शॉर्टेज ऑफ राशन भी ऐसा हुआ था। शॉर्टेज ऑफ राशन ऐसा भी कभी कभी हुआ था। इसीलिए गाँव वालों के साथ एकदम मिलजुल के रहना पड़ता था। कंपेल भी है और शुड भी, ऐसा मिलजुल के रहना एकदम अच्छा, गुड बॉन्ड ऑफ लव ऐसा रहना बहुत अच्छा है। इसीलिए और हमको कंपेल भी था, वो लोगों के साथ इतना मिलते जुलते नहीं रहने से और दिक्कत ही था। इसीलिए हम गाँव वालों के साथ भी कोऑपरेट करके रहते थे। और गाँव वाले भी बहुत सिंपल एंड कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे।
इसलिए अच्छा लगता था। जी, तो सर ये तो हुई पास्ट की बात। अब आते हैं प्रेजेंट में। अब बहुत कुछ अरुणाचल प्रदेश में प्रोग्रेस हो चुका है, डेवलपमेंट आ चुका है, तो क्या सोचते हैं? बहुत आजकल तो इतना चेंज हुआ है, मैसिव चेंज हैज टेकन प्लेस नाउ। जहाँ इंटर पॉकेट स्कूल था वो एमई स्कूल में अपग्रेड हुआ, जहाँ एमई स्कूल था वहाँ हाई स्कूल ऐसा हो गया। और जो विलेज इंटीरियर आउटपोस्ट में था इट इज नाउ कनेक्टेड विद लिंक रोड, जिपेबल रोड, जी। ऐसा गांव अभी रोड भी हो बन गया है। इतना चेंज हुआ है, बहुत मैसिव चेंज हैव टेकन प्लेस। जी। इट्स गुड साइन। पहले में तो हम मेरा बचपन से LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 3 तक स्कूल था। ओनली क्लास 3 तक LP स्कूल था। हमारा प्रेजेंट ट्रिप डिस्ट्रिक्ट में सिंपली 6 स्कूल थे, सारा प्रेजेंट ट्रिप में। जी। ओनली 6 स्कूल। नामसाक एरिया में सिर्फ 3 स्कूल्स और बॉर्डर एरिया में 3 LP स्कूल्स। सो और दूसरा कोई कहीं भी नहीं था। जी। आफ्टर पासिंग LP एग्जामिनेशन, जी। हमें क्लास 3 एग्जामिनेशन पास करके हम मार्घेरिटा में पढ़ते थे। मार्घेरिटा में पढ़ने का टाइम पे हमको इतना कठिनाई, इतना मुसीबतें फेस करते थे, कहिए मत। कायमा बस्ती से जंगल रेगुलर सा ठीक फॉरेस्ट, बिग ट्री, फॉरेस्ट ट्रैक से हम पहले फुट मार्च करके गया था असम में, नमरुप रेलवे स्टेशन तक। जी। वहाँ में जाते वक्त हमको एटलीस्ट 12 आवर्स लगता ही था, फुल डे टाइम ऐसा लगता था। तो नमरुप से ट्रेन में उठकर मार्घेरिटा पहुंचा था। मार्घेरिटा में हम एक एमई स्कूल था, सिर्फ एमई स्कूल एक ही था वहाँ मार्घेरिटा में। इसीलिए यहाँ का आदमी भी आपने मालूम होगा, ओकेल लेगो फॉर्मर PPA MLA ओकेल रोइंग साइड का, वे लोग भी वहाँ में पढ़ता था मार्घेरिटा में। और बहुत अलग अलग से सियांग से भी। पासीघाट में तो वो था हाई स्कूल, सिर्फ वन हाई स्कूल था। वहाँ पे पास करने के बाद ही, यहाँ से पास करने के बाद ही वहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए फर्स्ट कॉलेज, देयर वाज द फर्स्ट कॉलेज इन पासीघाट। लोग यहाँ से हाई स्कूल पास करके वहाँ में ज्वाइन किया। मार्घेरिटा में एमई स्कूल था। वो एमई स्कूल 1957 को चांगलांग में शिफ्ट किया था। तो हम मार्घेरिटा से फिर चांगलांग में पढ़ने गया था। सो देखिए, कायमा से जाकर नमरुप में, नमरुप से ट्रेन में उठकर मार्घेरिटा से फिर पहले जाता था 22 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर फ्रॉम मार्घेरिटा टू चांगलांग। वो भी हम पैदल से इतना कठिनाई करके हम एजुकेशन लेते थे। चिल्ड्रन टुडे आर नॉट टेकिंग एनी डिफिकल्टी। जो डिफिकल्ट है हम लोगों का दौरान फेस किया है। तो सर आपने ये बताया कि किस तरह से आपने डिफिकल्टीज फेस किए और चेंजेस भी आए, प्रोग्रेस भी आया। तो सर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो टीचिंग जो कंट्रीब्यूशन था अरुणाचल प्रदेश के लिए, उसको कुछ आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिकॉग्निशन मिला? Yes, I remember the moment delightfully where I was comforted with state award for my exemplary service as a teaching profession. तो सर अब रिटायरमेंट के बाद अभी आप क्या करते हैं, किस तरह से आपका रिटायरमेंट के बाद मैं तो अभी तो ऑल हो गया हूँ। खेत में काम करने के लिए भी लायक नहीं हो, इसीलिए ऐसे ही छोटा मोटा किचन गार्डन ऐसा करके बैठता हूँ। और मेरा बच्चे अभी वेल स्टेब्लिश थे, सेटल थे, वो लोग शहर से, मैं अभी घर में हूँ। तो सर अंत में आप स्टूडेंट्स को, यूथ को क्या सजेशंस देना चाहेंगे? This juncture, I want to share few words of my life. I have dedicated major part of my youthful life in teaching profession. As a teacher, I love the student very much, and still I love to enjoy the company of students and youth. Today, this moment, I feel very glad for being part of this moment, part of this platform through which I can share, I can convey my well wishes and love to all those students. I would like to suggest to the student, as we have discussed, बहुत काफी चर्चा किया है चेंजिंग के बारे में। चेंज बहुत चेंज हुआ है। Lot of change, massive changes have taken place. Many more changes are yet to take place. So with that changes, नया मुसीबतें, नया कठिनाई, नया चैलेंजेस, नया थिंग्स आके खड़ा हुआ। तो हमारे बच्चे, हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट
ये मुसीबत, ये चैलेंजेस और फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस, काफ़ी चैलेंज होने वाला है। इस चैलेंजेस को, इस मुसीबतों को, उस कठिनाइयों को टैकल करने के लिए, फेस करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना है, सक्षम बनाना है। अपने आप को गुड एजुकेशन लेके, अपने आप को सशक्त बना के, गुड सिटीजन बन के हमारे भारत माता की सेवा करे, ये मैं कामना है। In the end, I wish greater success of youth and new generation. वंशे होसाई जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें अपने अद्भुत अनुभवों और जीवन की यात्रा के बारे में इतनी सारी रोचक जानकारियाँ शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all very much. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ नागरिकों के कार्यक्रम सीनियर सिटीजन। आज के इस एपिसोड में आप सुन रहे थे कायमाई विलेज, तिराप डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के एक सेवानिवृत्त शिक्षक यानी रिटायर्ड टीचर श्री वांगसे होसाई से ली गई एक भेंट वार्ता। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।